सेवन स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 6 का हम बाकी का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमने पेज नंबर 62 तक देखा था, अब आज पेज नंबर 63 का कंटिन्यू करते हैं। देखो अपनी बुक के अंदर ऐसा कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। You know that such the exploding products, heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with a firework. आपको ऐसा कहा गया है कि जो आप फटाकड़े फोड़ते हो वो फोड़ने चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो फटाकड़ा मतलब जो ये फटाकड़े होते हैं, बारूद, गोला बारूद जो होते हैं वो जब फूटते हैं, जब वो डिसॉल्व होते हैं तब उसमें से अलग अलग पर वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। उसमें से अलग अलग हीट मतलब लाइट, गर्मी या फिर उसमें से जो साउंड निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जिसको मतलब छोड़ता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ही जहरीला हो जाता है। और ऐसी एडवाइस दी गई है कि ऐसे फटाकड़े हमें फोड़ने चाहिए नहीं। When food gets spoiled, it's produced a foul smell. Shall we call this change is a chemical change? जो हम खाना खाते हैं वो खाना फ्रेश बना हुआ होता है तब तक अच्छा होता है, फिर वो जब बिगड़ जाता है तब उसमें से अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है। तो ये स्मेल क्या है? केमिकल चेंज है। यस, जो फूड होता है, जो खाना होता है वो बिगड़ जाने के बाद जो उसमें से बदबू आती है, बहुत बैड स्मेल आती है, वो क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंजेस ही है। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। अगर हम एप्पल होता है उसकी मतलब स्लाइस कर देते हैं और फिर खाते हैं तब तक बरोबर है, फिर थोड़ी देर के बाद अगर वो स्लाइस को हम देखते हैं तो वो स्लाइस ब्राउन कलर की हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है। फिर यहाँ पे दूसरा भी कहा है, इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। आप फ्रेश एप्पल कट करते हो तब तो वो वाइट कलर का ही हमें दिखाई देता है, पर थोड़ी टाइम के बाद उसको देखते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब पूरा एप्पल नहीं, पर जो वाइट कलर का उसका पार्ट होता है अंदर का वो पूरा ब्राउन हो जाता है। रिपीटेड द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ स्लाइस ऑफ पोटेटोज एंड ब्रिंजल। वैसे ही एक्टिविटीज़ अगर हम ब्रिंजल और पोटेटोज़ के साथ करते हैं तो उसमें भी वही केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो पोटेटोज़ होता है वो और जो ब्रिंजल होता है उसको कट करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही अगर हम हवा में खुला रख देते हैं एयर के माध्यम में, तो फिर वो क्या हो जाता है? उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जो ब्रिंजल होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और ये पोटेटोज़ होते हैं वो भी ब्राउन मतलब ब्लैक होने लगते हैं। The change of color in this cases is due to the formation of new substance। उसमें से क्या नया सब्सटेंस बनता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। Are not this chemical change? क्या वो केमिकल चेंज नहीं है? यस, वो केमिकल चेंज ही है। हमने चैप्टर 5 के अंदर न्यूट्रलाइज एन एसिडिक एंड बेस और न्यूट्रलाइज अ केमिकल चेंज, हमने वो देखा था कि वो जैसे केमिकल चेंज किस तरह से होते हैं, एसिड में से बेस, बेस में से एसिड, ये सब कुछ हमने नोट डाउन किया था। देखो उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने रस्टिंग के बारे में देखा कि रस्टिंग की प्रोसेस किस तरह से होती है और कहाँ पर लगती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आयरन में लगती है और वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी हमने थोड़ा बहुत समझा है। अब डिटेल में थोड़ा उसका एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या कहा गया है? एक ऐसा इफेक्ट है जो आयरन को ख़त्म कर देता है, पर कैसे? धीरे धीरे वो ख़त्म करता है। ये जब रस्टिंग की प्रोसेस आयरन के साथ होती है तब। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। जो आयरन है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? तो ज़्यादातर तो हमें पता है कि ब्रिज बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, कार या फिर ट्रक की बॉडीज़ जो होती है वो सब कुछ आयरन से बना हुआ होता है। और द मैंडेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज।
और ये जो आयरन से बना हुआ बॉडी होता है उसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और बहुत सारा मतलब कहते हैं ना कि नुकसान होता है, उसके अंदर लॉस होता है। क्यों? पैसे भी लॉस होते हैं, चीज़ें भी लॉस होती है, तो हमें बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो एक इक्वेशन दी है कि वो किस तरह से रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आयरन होता है, मतलब आयरन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो। फिर वाटर या वाटर वेपर, मतलब कि पानी या पानी से भीजा हुआ जो मतलब भेज होता है, या फिर उसको कहते हैं कि वराड, स्टीम होती है पानी की। तो गर्मी की वजह से भी स्टीम लगती है और ठंडी के हिसाब से वो भेज लगता है, तो उसके हिसाब से भी वो मतलब कि रस्टिंग की प्रोसेस होती है। और यहाँ पर कहा है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू रस्ट, मतलब कि वो क्या होता है, काट लगता है उस आयरन के साथ। और उसमें मतलब प्रॉपरली उसकी इक्वेशन दी है Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू Fe2O3, ऐसा उसका इक्वेशन है। जब भी पूछा जाए कि रस्टिंग की प्रोसेस के किस तरह से होती है और कौन से उसका मतलब इक्वेशन कैसा होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा भी कहा है कि फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर या फिर वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग की प्रोसेस मतलब काट लगने की क्रिया में, मतलब प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो आयरन होता है उसके साथ एक ऑक्सीजन, एक वाटर या फिर वाटर वेपर, ये जब दोनों ही उसके साथ या फिर उसके संपर्क में आते हैं तभी वो क्या होता है, रस्टिंग होता है। वो बहुत ही ज़रूरी है कि उसके साथ वाटर या फिर ऑक्सीजन दोनों ही आयरन के संपर्क में आते हैं तभी रस्टिंग की प्रोसेस हो सकती है, वरना हो सकती नहीं है। ये हमें याद रखना है। अब पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो। In fact, if the content of moisture air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. उसको जो प्रोसेस होती है वो जल्दी बहुत, जहाँ पर एयर ज़्यादा हाई होती है मतलब गर्म होती है या फिर बहुत ज़्यादा पवन मतलब होता है, वहाँ पर ये रस्टिंग की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, ऐसा यहाँ पे कहा है। शो हाउ डू वी प्रेजेंट रस्टिंग। तो फिर रस्टिंग कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो कैसे होता है। Prevent iron articles from coming in contact of oxygen or water, both the one sample way to apply to coat of paint or grease। अगर रस्टिंग की प्रोसेस को रोकना है हमें या फिर रस्टिंग की प्रोसेस ना हो, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन और एक वाटर या फिर वाटर वेपर के संपर्क में तो आने ही वाला है, पर उसे बचाने के लिए जो आयरन होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो जो ऑक्सीजन लगने की प्रोसेस होती है वो थोड़ी कम हो जाए। अगर पानी भी उसको टच कर ले तो भी उसको ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं या फिर ग्रेस लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी साधन होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक, उनके जहाँ जहाँ मतलब ये आयरन बाहर का पार्ट होता है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, पर जो अंदर के पार्ट्स होते हैं जैसे मशीन के अंदर बोल्ट्स या फिर नट बोल्ट्स जो लगा हुआ होता है वहाँ पर ज़्यादातर ग्रीस लगाया हुआ होता है। आप नोटिस करना, कहीं पर भी जाओ तो ये नोटिस करना कि उसके ऊपर ग्रीस लगाया हुआ, क्यों, क्योंकि वो लंबे तक चल सके और उसके अंदर ये रस्टिंग की प्रोसेस ना हो, इसीलिए। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। उसको हर रोज़ लगाना। कलर तो हम एक ही बार करते हैं, पेंट तो एक ही बार करना पड़ता है, पर जब वो पेंट चला जाता है तब हमें क्या करना पड़ता है, वापस उसको पेंट करना पड़ता है और जहाँ पर ग्रीस चला जाता है वहाँ रेगुलरली ग्रीस लगाना पड़ता है। अनदर वे टू डिसअपॉइंटेड अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक अ क्रोमियम और जिंक और आयरन, मतलब क्रोमियम और जिंक का जब उसके ऊपर पड़ चढ़ाते हैं, लेयर एक लगाते हैं, उसके हिसाब से भी ये रस्टिंग की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। The iron pipes we used in our homes carry water are galvanized to prevent rusting.
ऐसा कहा गया है, आप देखो पेज नंबर 64 पर, कि जो हमने कहा अभी कि क्रोमाइसिस और जिंक, जो जिंक होता है उसका लेयर भी लगाते हैं कई लोग, जिसकी वजह से ये रस्टिंग के प्रोसेस को हम ज़्यादातर रोक सकते हैं। और उस मतलब प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। इसको आप अंडरलाइन करना है कि दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और ऐसा कहा गया है कि हमारे घर पे जो पानी की पाइप्स आती हैं, इसमें तो पानी हर वक्त रहता है और मतलब कि पानी भरा हुआ होता है उस पाइप के अंदर, तो उसमें तो रस्टिंग की प्रोसेस लगने की बहुत चांसेस हो जाएंगे। तो रस्टिंग होगा तो फिर पानी गंदा आएगा, या फिर कभी कभी ज़्यादातर लॉन्ग टाइम हो जाए तो पानी बंद भी हो सकता है। इसीलिए जो पाइप्स होती है उसके अंदर का पार्ट होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, ये गैल्वेनाइज किया जाता है। वहाँ पर ये जिंक और क्रोमेजिक जो हमने कहा उसका एक लेयर बनाया जाता है, ताकि वो पानी के अंदर ही रहे, या फिर उसके अंदर पानी पूरा दिन पड़ा रहे तो भी उसमें ये रस्टिंग की प्रोसेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आप देखना, और यहाँ पर लेने जाते हो पाइप्स, उस दुकानदार से भी आप पूछ सकते हो कि ये गैल्वेनाइज पाइप है, ऐसा ही लोग मतलब खरीदते हैं। You know that sheep are made of iron and a part of the remaining under the water। आपको पता है कि sheep किससे बनी होती है, आयरन से बनी हुई होती है, और ज़्यादातर उसका पार्ट जो होता है, नीचे का पार्ट, वो पानी के अंदर ही रहता है। और ऐसा भी कहा गया है, ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप अ क्लिंजिंग टू द sheep's आउटर सरफेस। मतलब जो नीचे का पार्ट होता है उसके वो ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहता है, और जो पानी के अंदर रहता है वो पानी भी क्लीन होता नहीं है, क्योंकि वो सी वाटर होता है, वो दरिया का पानी होता है। और दरिया के पानी के अंदर तो बहुत सारे मतलब क्षार होते हैं, या फिर कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारा सॉल्ट वाला पानी होता है, नमक वाला, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षार होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि जल्दी फास्ट होने लगती है। यहाँ पर भी वही कहा है, मोreover द वाटर ऑफ सी कंटेन मैनी सॉल्ट। वो पानी जो होता है सी का पानी, वो बहुत ही सॉल्ट वाला होता है। द सॉल्ट वाटर मेक अ प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसको ज़्यादा फास्टर बना देता है, कौन, दरिया का पानी। इसीलिए सीप सरफेस अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसीलिए ज़्यादातर जो मतलब ये सीप होते हैं उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा डैमेजेस भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है या फिर पूरी सीप होती है उसको पेंट किया जाता है, सो मच so that the fraction of sheep iron has to be replaced every year। इसीलिए तो हर ईयर मतलब हर साल उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, और पेंट करने के बाद भी उसको बहुत सारा डैमेजेस और लॉसेस होता है, जिसकी वजह से उसको हर साल वो जो सीप होता है उसका नीचे का पार्ट होता है, वो रस्टिंग का जो प्रोसेस हुआ होता है उसको निकालने के बाद वापस कांच पेपर, सैंड पेपर होता है ना, उससे वो कलर को निकाल देते हैं, वापस उसको कलर करते हैं, मतलब वो लेयर थोड़ा थिक रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी के अंदर रहे तो भी कोई नुकसान रहता नहीं है। कलर करने के बाद भी ऊपर वो जिंक का लेयर लगाते हैं, वापस कलर करते हैं, तो क्या होता है, तो भी नुकसान होता रहता है। फिर भी अगर हम कहें कि कलर ना करो तो कितना सारा नुकसान होने लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे कहा है, कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू वर्ल्ड। अगर एक शिप में इतना सारा नुकसान होता है तो सोचो कि वर्ल्ड में जितने भी मतलब हमारे सी हैं उसके अंदर ये रस्टिंग की प्रोसेस होती रहती शिप में, तो कितना सारा लॉसेस और या डैमेजेस उनको भुगतना पड़ता होगा, बहुत सारा लॉसेस होता है। पर हमारे साइंटिस्ट है वो नया नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पे दूसरा भी कहा है, क्रिस्टलाइजेशन। in class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। जो दरिया का पानी होता है वो इवोपोरेशन की प्रोसेस के हिसाब से हमें सॉल्ट मिलता है, पर जो सॉल्ट मिलता है वो बहुत ही क्लीन नहीं होता है, वो बहुत गंदा होता है, मतलब उसको फिर से फैक्टर में डालने के बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कहा है, द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। हमें जो नमक मिलता है या सॉल्ट मिलता है इवोपोरेशन की प्रोसेस के बाद, उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं और वो क्लीन नहीं होता, उसका शेप भी मतलब
कैसा होता है और वो प्योर नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, however large crystal of pure substance can be form their solution, मतलब जो मिलता है उसको बहुत सारे मतलब एक सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है और क्रिस्टल को निकाल लिया जाता है, और जो फैक्ट्रीज होती है, मिल्स होती है, उसके अंदर ये मतलब गंदा जो नमक होता है, मतलब खराब सॉल्ट होता है, उसको फैक्ट्री में डालने के बाद उसको क्लीन किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है जिसको हम केमिकल चेंज कह सकते नहीं हैं। अब देखो 6.9 एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, और वो भी क्या कहा है, आपको टीचर या फिर आपके बड़े जो हैं उनके सामने ही ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है, घर पे ये एक्टिविटीज़ कर सकते नहीं हो, पर हम सिर्फ समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आए तो हमें अच्छे से पता चले। उसमें कहा है टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बिकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक कप मतलब कि एक बिकर लेना है, उसके अंदर आधा कप या फिर एक कप जैसा पानी डालना है, और डालने के बाद थोड़े ड्रॉप्स आपको डिलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। हीट द वाटर, और उस वाटर को क्या करना है, गर्म करना है। When it start boiling, add a copper sulfate powder slowly while stirring continuously। फिर क्या करना है, जब वो पानी उबलने लगे तब उसके अंदर क्या करना है, सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते जाना है, और ये डालते जाना है और उसको क्या करना है, धीरे धीरे डालना है और उसको हिलाते जाना है। कंटिन्यूअस एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब तक वो पाउडर पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो तब तक उसको डालते जाना है और फिर धीरे धीरे उसको हिलाते जाना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, और फिर गैस बंद कर देना है, और जो वो सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, एक फिल्टरेशन कर देना, मतलब उसको फिल्टर कर देना है, मतलब गाड़ देना है। फिर अलाउ इट टू कूल, फिर उसको ठंडा करने के लिए एक जगह पर रख देना है, पर डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट्स कूलिंग, जब वो ठंडा होता हो तब उस सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है, ना ही कोई डिस्टर्बेंस डालना है, ना ही हिलाना है, ना ही उसके पानी को मिक्स करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद उस सॉल्यूशन को देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको पानी के नीचे जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, ज़्यादातर टाइम आपको लेना पड़ेगा नहीं, आपको तुरंत ही वहाँ पे थोड़ा टाइम रखने के बाद वहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कॉपर सल्फेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में देखा और समझा है। ऐसा मैं मानती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज या फिर जब हम डाउट क्लास में ज्वाइंट होते हैं तब आप मुझे कह सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में देखा और ट्राई किया, आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से केमिकल चेंज होते हैं और किस तरह से फिजिकल चेंज होते हैं। तो ये सारे चेंज के बाद, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आसानी से हम बता सकते हैं ना कि इसमें केमिकल चेंज होता है और इसमें फिजिकल चेंजेस होता है। बाकी का मतलब कि यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नया चैप्टर